हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को, विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और वो भी आपको पता है कि पिछले भाग में हम लोग इस पार्ट से यानी कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसी से हम लोग आगे यानी कि जो क्वेश्चन आने वाले थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपको पता है कि यानी कि पार्ट 9 भौतिक विज्ञान का पार्ट 9 जो है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बहुत ढेर सारे क्वेश्चन को जो है बहुविकल्प यानी कि बहुविकल्पी के रूप में जो है इस पार्ट से पूछा जाता है भौतिक विज्ञान में। तो इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो 2 प्रश्न आपके बोर्ड पे नोट कर दिए गए हैं, इनका आंसर आपको पता करना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं पहले बता चुका हूं कि जिन बच्चों ने यानी कि जो प्रतिबिंब के नियम है, यानी कि प्रतिबिंब यानी कि 6 स्थिति होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे 6 स्थिति यानी कि वस्तु की कौन कौन सी स्थिति होती है, उसके बाद से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, अगर प्रतिबिंब की प्रकृति वगैरह अगर हमें इसका अध्ययन अगर हम किए हैं तो इन प्रश्नों को बड़े आसानी से कर लेंगे और निश्चित रूप से उस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको पता है। तो उसको क्यों ना हम पढ़ लें, तो उसके लिए एक विशेष हमारा वीडियो रहेगा, वहां पे हम लोग उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ जो है बहुविकल्पी प्रश्न को ही अटेम्प्ट करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। तो किस दर्पण के सामने यानी कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और उल्टा होना चाहिए और आकार में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये 3 चीज शर्त दिया है, उल्टा हो, वास्तविक हो, उल्टा हो और क्या हो, छोटा हो। तो जब वास्तविक हो, उल्टा और छोटा, ऐसा जो है आपका अवतल दर्पण के सामने ही तो होता है ना। अवतल दर्पण में यानी कि 6 स्थिति है, 6 स्थिति हम लोग किताब में पढ़ते हैं। तो 6 स्थिति में 5 ऐसी स्थिति है जिसका प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। यानी कि 6ठा स्थिति में ही तो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा बनता है, लेकिन 5 स्थिति तो क्या है, सब यानी कि प्रतिबिंब जो भी बनते हैं क्या बनते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, उत्तर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। बात आप समझ लीजिए, अवतल दर्पण पे ही प्रतिबिंब का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अधिकतर प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आकार में क्या होता है, कुछ छोटा होता है। आकार में बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या कहां पर होता है, जब वस्तु अनंत पे ली जाती है तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल फोकस पे बिंदुवत बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और एक और हमारा जब यानी कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ली जाती है तब भी हमारा वस्तु इससे प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा ही बनता है। तो ये जो है हमारा अवतल दर्पण के लिए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। ठीक है, देख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि आपका क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण हम लोग बना लेते हैं, ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बने, सीधा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सीधा, वो बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अवतल दर्पण में आपको पता है ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका ध्रुव। ठीक है, तो अवतल दर्पण में एक ही स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है और बड़ा बनता है। वो स्थिति क्या है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के क्या हो, बीच में हो। फोकस यानी P और F के बीच में हो। फोकस तल और यानी कि दर्पण के ध्रुव दोनों के बीच में जब वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, ऐसे यानी कि जो है प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तो वस्तु कहां पर रहनी चाहिए, F और P के बीच में। तो यहाँ पे कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, नहीं, दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बराबर बनता है। दर्पण के फोकस बिंदु F पर, तो फोकस पे रखी जाती है ना, तो दर्पण से यानी कि क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे ही बनता है उसका। दर्पण के वक्रता केंद्र पर C और फोकस बिंदु F के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच में भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में भी ये गलत है। दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच, दर्पण का ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच, ये हमारा क्या रहेगा, सत्य रहेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर में डी। देख पा रहे हैं, ये जो डी है ये पूरा आपका करेक्ट है। P और F के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, वो बड़ा बनेगा और वास्तविक न होकर आभासी प्रतिबिंब होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो अगले प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें।
और समझने का प्रयास करें कि प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, इसका आंसर देने का प्रयास करें, कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा सोचें, भाषा को पढ़ें, समझें और सोचें, उसके बाद जो है आंसर पे विचार करें। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई की होगी उनको तो पता चला होगा आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है और जिन बच्चों ने कभी ये क्वेश्चन को नहीं देखा है, कभी सामने नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन, तो वो भी ध्यान से देखें। लिखा किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, यानी कि यहाँ पे दर्पण का किसी दर्पण का मेंशन नहीं किया है कौन सा दर्पण है, तो कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। आप दर्पण से चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, वस्तु दर्पण से कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, और उस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए, सदैव सीधा। क्या लिखा है, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण होगा। यहां पे दर्पण में ऑप्शन आपको दिया गया है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल तथा उत्तल। इसमें हमें बताना है कि क्या होगा। तो बात को समझें आप। सबसे पहले हमें पता है कि सीधा यानी कि सदैव प्रतिबिंब क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब सदैव सीधा होना चाहिए। तो सदैव प्रतिबिंब सीधा कब होता है, दो दर्पणों के सामने होता है। अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब यानी कि उल्टा ही बनता है, सीधा बस एक स्थिति है, आखिरी स्थिति जो है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो वो प्रतिबिंब सीधा बनता है, बस लास्ट वाली स्थिति। नहीं तो सभी स्थिति में क्या होती है, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा समतल तथा उत्तल। इसका आंसर हम लोग यानी कि जो सीधा है ना, सीधा से निकालते हैं, जो दिया है सीधा, प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, सदैव सीधा होना चाहिए। तो सदैव सीधा समतल तथा उत्तल दोनों में यानी कि प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है, सीधा बनता है। तो इसलिए हम जो यहाँ पे आंसर मानेंगे वो आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। तो उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, डी, समतल तथा उत्तल, समतल तथा उत्तल। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि समतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो किसमें होता है, समतल तथा उत्तल में। ठीक है। हाँ, एक बात और, ये प्रश्न जो है आपका एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं है यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप ये मत समझे कि यूं ही प्रश्न दे दिया गया है बुक से, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे। ये प्रश्न आपका बहुत ही बेहतरीन है, ये काफी बच्चे जो है इसको मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। लिखा है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां और किस प्रकृति का होगा। बात समझे, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव यानी कि कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण होगा तो कैसे होगा, इस प्रकार से होगा उत्तल दर्पण। ये है आपका उत्तल दर्पण, ऐसे हो जाएगा। ये उत्तल दर्पण का है P, ये है आपका वक्र यानी कि अनंत, ये हो जाएगा आपका अनंत, ये हो जाएगा P। यहां पे वक्रता के अंदर इसका C हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका F, फोकस। बात को समझे, यहां पे ये तो आप जानते हैं, बेसिक चीजें हैं। तो कह रहा है वस्तु यानी कि क्या, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव। तो अनंत ये हो गया और उत्तल दर्पण आपका यानी कि उत्तल दर्पण का ध्रुव क्या हो गया, ये हो गया। तो इसके बीच, चलिए इसके बीच हम यहाँ पे प्रतिबिंब रख रहे हैं, इस वस्तु रख रहे हैं, यानी कि ओ डैश हमारा क्या है, वस्तु हो गया। ओ डैश हमारा क्या है, वस्तु है। तो ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए ओ डैश मान लिए हैं, यानी कि उसका यानी कि जो शीर्ष बिंदु है और इसका जो आधार बिंदु है, इन दोनों वस्तु के शीर्ष बिंदु और आधार वस्तु ले लिए हैं वस्तु का। अब यहाँ पे वस्तु की स्थिति हम समझ चुके हैं, वस्तु कहां पर है, दर्पण के यानी कि अनंत एवं उत्तल दर्पण ध्रुव P के रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां, और वस्तु को तो हम रख लिए, और किस प्रकृति का होगा, प्रतिबिंब जो है आपका किस प्रकृति का होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं। तो एक जो हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा लेते हैं, एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा जाएगी और ये प्रतीत करेगा कि फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये ऐसे जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और फोकस से प्रतीत करेगी कि फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, एक जो है आपका वक्रता केंद्र, एक जो है आपका वक्रता केंद्र से जाएगी। तो वक्रता केंद्र से जो जाएगी, ये आपका वक्रता केंद्र, तो जो वक्रता केंद्र से जाएगी उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये डॉट डॉट रहेगा, डॉट डॉट।
तो यहां से वक्रता केंद्र से जा रही है उसी मार्ग पे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो यहां पे आप देख रहे हैं दोनों कहां पे प्रतिच्छेद किए, यहां पे प्रतिच्छेद किया। तो ये वस्तु का हिस्सा बनेगा ओ डैश आई डैश, इसको बोल देंगे इमेज का आई डैश, ये हो जाएगा और ये आई। अब देखिए, अब आप बताइए प्रतिबिंब आपका कहां बन गया, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहां पे अनंत और दर्पण या दर्पण का ध्रुव जो P है उसके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम बनाए हैं। प्रतिबिंब कहां पर बना है, P और F के बीच बना है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच बना है। कैसा बना है, सीधा बना है। देख पा रहे हैं आप कैसा बना है प्रतिबिंब, सीधा बना है। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, दर्पण के पीछे, ठीक है। देखिए दर्पण ये है, दर्पण के पीछे बना है, ये तो बात सत्य है, दर्पण के पीछे, ठीक है। कोई भी यानी उत्तल दर्पण में जो होता है ना प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बनता है, बच्चे जानते होंगे, इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर लिखा दर्पण के पीछे P एवं F के बीच, तो P और F के बीच आभासी एवं सीधा। आभासी दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, यानी कि ये प्रतीत हुई, यानी कि ये जो प्रतीत हो रही है वो तो बात को समझे। यहाँ पे जो यहाँ पे किरणें जो है, प्रकाश की किरणें प्रतीत हो रही है कि यानी कि फोकस से आ रही है और इसलिए आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। एवं सीधा है, तो यही हमारा क्या है, ये तो सब फॉलो किया, तो यही फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात को समझिए यहाँ पे, दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, P एवं F के बीच, तो P और F के बीच बना, ठीक है। आभासी बना एवं सीधा बना, तो सीधा भी बना, यानी कि सब शर्त पूरा कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर ए। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। काफी बच्चे जो है इसको गलत करके आते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसा है प्रतिबिंब, छह स्थिति का तो है नहीं। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो अगले प्रश्न को पढ़िए, इसका भी प्रयास कीजिए, आंसर क्या होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, बात को समझना है यहाँ पे, चाहे आपका कोई भी लेंस हो या अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। तो यहाँ पे कह रहा है, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। तो आपको पता है कि हम लोग जब यानी कि लेंस से जब कोई किरण, प्रकाश की किरण निकलती है तो क्या होती है, विचलन के साथ निकलती है, यानी कि अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। ऐसे जो है ये ऐसे विचलित होती है अवतल में। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहां पर एक ऐसा बिंदु होता है इन दोनों लेंसों में कि जिस बिंदु से प्रकाश किरणें जाती है तो बिना विचलन का जाती है, सीधा जाती है। तो वही पूछा है कि उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बात आप पढ़े होंगे कि बीच का जो हिस्सा होता है इसका, बिल्कुल बीच बिंदु जो होता है, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं उसे, प्रकाशिक केंद्र। इसको हम लिख रहे हैं प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। लेंस का क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए, ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए, तो बिना विचलन का सीधे निकल के चली जाती है, बिना विचलन का सीधे निकलकर चली जाती है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे उत्तर हम लोग लिख लेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। बात आपको समझ में आ गई होगी, इस बात को आप समझ जाएं। जिन बच्चों ने प्रतिबिंब पे अध्ययन किया होगा, प्रतिबिंब बनाया होगा, उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसका तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास देखते हैं, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु किस स्थिति में होगी। वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने है। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका सबसे छोटा प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। अनंत पे वस्तु होती है ना, दर्पण से बहुत दूर होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। जैसे दर्पण के नजदीक जाती है तो प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो यहाँ पे एक स्थिति है जब अनंत पे वस्तु होती है अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा यानी कि बिंदुवत बनता है। तो कहां पर हो जाएगा, अनंत पर। देखिए यहाँ पे लिखा है डी। आंसर हमारा हो जाएगा आपका उत्तर डी, अनंत पर। अनंत पर। तो इस तरह से आपका ये दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गया। इन दोनों को आप समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न का आंसर आप दें। बोर्ड पे आपके प्रश्न दिख रहा है
किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां, यानी कि कोई गोली दर्पण हो या कोई लेंस हो, उसकी फोकस दूरियां -25 सेमी है, तो संभवतः दर्पण एवं लेंस है। यानी कि दर्पण और लेंस क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे -25 है तो माइनस में फोकस किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है और अवतल लेंस का होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों होगा। तो यहाँ पे क्या, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ये गलत हो जाएगा। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों उत्तल, ये भी गलत। दोनों अवतल, ये सही रहेगा। दोनों अवतल दर्पण के लिए, यानी कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों के लिए, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो ये जो है हमारा -25 दिया है, ये इसके लिए सत्य होगा। आंसर किसके लिए सत्य हो जाएगा, उत्तर डी, दोनों अवतल दर्पण होगा। दोनों क्या होगा आपका, अवतल दर्पण, दोनों अवतल दर्पण के लिए होगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे नीचे लिखा हुआ है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करेक्ट, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर, यानी कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन रही है और वास्तविक बन रही है और तथा उल्टा बन रही है। तो ये प्रतिबिंब आपकी कहां पर, मतलब वस्तु की स्थिति कहां पर होगी। तो लिखा फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर। तो ये वाला हमारा उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा, सी जो है सही होगा, क्योंकि वस्तु कहां पर बनती है, वक्रता केंद्र पर बनती है। सॉरी, वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है, तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अभी मैं प्रतिबिंब उसका बनाकर दिखला रहा हूं आपको। ये है अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, यहां पे वक्रता केंद्र सी है और इसका बीच का बिंदु हो जाएगा आपका F और यहाँ पे क्या है, C है। तो वस्तु को अगर हम वक्रता केंद्र पर रखें, वस्तु को कहाँ पर रखें, वक्रता केंद्र पर, तो एक जो है किरणें दर्पण पे जो है आपतित होगी फोकस के, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर, तो गुजरेगी कहाँ से, फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। एक जो है फोकस से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। जब फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। कहाँ से निकलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर निकली है, तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे झुका दिए हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे एक रेट कटता है, यहाँ पर कटता है। तो आप देख पा रहे हैं कि वस्तु जो है वक्रता, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बना और कहाँ पे बना, वक्रता केंद्र पर बना है। वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर वास्तविक बना है और क्या बना है, उल्टा बना है। तो यहाँ पे शर्त हमारा यही है कि दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाए, वक्रता केंद्र पर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका आंसर दें। क्या होगा, लिखा है कि किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, तो किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस पर बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहाँ बनेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल में चला गया, यानी कि ये आंकिक प्रश्न है। यहाँ पे फोकस दिया है और क्या दिया है, वस्तु की दूरी दी गई है, उससे हम लोग पता करेंगे। तो इसको आप लोग देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो जो दिया है पहले लिखेंगे। तो किसी 10 सेमी फोकस दूरी की अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, यानी कि F का मान। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है, आपको पता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 सेमी दिया है। ठीक, बात आप समझे। दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी बता रही है, यानी कि वस्तु की दूरी को हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। तो U का मान जो है, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, वो कितनी है आपकी, 20 सेमी है। ये दो चीज दी गई है। तो आपसे पूछा गया है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, तो यानी कि V की स्थिति आप ज्ञात कर लीजिए, V का मान। तो दर्पण सूत्र लगाइए यहाँ पे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से आपको पता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये है दर्पण सूत्र। तो 1/F यानी कि F का मान कितना दिया है, -10 बराबर 1/V, V का मान निकालना ये पता नहीं है, प्लस U का मान हो जाएगा आपका 1/-20। तो हम लोग इसको इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पे आपका 1/-10 है और ये आएगा तो प्लस माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/V। बात को समझें। यहाँ पर आएंगे अगले लाइन में,
तो अगले लाइन में 1/v बराबर हो जाएगा, इन दोनों का लसा लेंगे, इन दोनों का लसा आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो 10 से भाग देंगे 2, ऊपर हो जाएगा -2 और प्लस 20 से 20 कट जाएगा एक बार में, तो 1/v = हो जाएगा -1/20। दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो v का मान आ जाएगा आपका -20 सेमी, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। तो -10 यानी कि -20 है, तो यानी कि दर्पण के सामने बनेगा, अवतल दर्पण है ना ये, तो अवतल दर्पण है तो दर्पण के सामने कितना बनेगा, 20 सेमी की दूरी पर, -20 सेमी की दूरी पर। तो आप देख पा रहे हैं कि यानी कि दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है, तो यानी कि दर्पण और वस्तु की दूरी और दर्पण की दूरी क्या हो गई, दोनों बराबर हो गई। तो वस्तु की दूरी और दर्पण की दूरी बराबर हो गई, तो इसका मतलब जहां पर वस्तु रखा है वहीं पे वस्तु का क्या बनना है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पे, तो जहां पर वस्तु होता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसी स्थिति कब होती है, जब वस्तु हमारा कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ पे वस्तु कहां पर हो सकती है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो बात सही है, दर्पण के कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा आंसर डी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ये आंसर डी होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऐसे इसको लिख लेंगे। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 20 है, और वो भी दर्पण के सामने है, माइनस है, तो इसका मतलब दर्पण के सामने बनेगा, अवतल दर्पण के सामने, इधर देख लीजिए। और वस्तु की भी दूरी यानी कि क्या है, -20 है, तो वो भी दर्पण के सामने, जहां पे वस्तु है वहीं पे प्रतिबिंब, तो जहां पे वस्तु और वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका वक्रता केंद्र पे जब वस्तु होता है तभी ऐसा होता है। तो इसलिए हमारा वस्तु की स्थिति पूछा ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो बात आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन को देखेंगे, सॉरी अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको तो डिस्कस किए नहीं। तो लिखा है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए दो माध्यमों की एक सीमा है, जैसे कि मान लीजिए सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, एक सघन हो गया, एक विरल माध्यम है। तो दो माध्यम, एक सघन और एक विरल। तो जब यहां से सघन और विरल माध्यम है, तो यहाँ पे ये होता है बीच का अभिलंब। आपको पता होगा बीच का जो अभिलंब होता है बिल्कुल क्या होता है, लंबवत होता है। जो ये दो माध्यमों की सीमा है ना, इससे क्या हो, लंबवत यानी कि अभिलंब हम खींचते हैं। तो यहां से अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी कि अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है, सीधे ना निकलकर थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ, दो माध्यमों का ये हो गया सीमा पृष्ठ, ठीक है। एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं हो रही, किसी कोण से नहीं हो रही है, लंबवत आपतित होती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि अभिलंब से अगर किसी कोण पे अगर कोई हो रही है, तो यहाँ पे कोण आपका ये बनता है आई, और यहाँ पे बनता है आपका आर, ये दो कोण बन रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण यहाँ पे बनता है। तो अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है जहां पे दो माध्यमों का जो पृष्ठ, सीमा पृष्ठ है, वहां पे अभिलंब है, क्या है ये अभिलंब। तो प्रकाश किरण जो है ना बिल्कुल लंबवत आपतित हो रही है, क्या हो रही है, बिल्कुल लंबवत, ऐसे लंबवत प्रकाश की किरणें गिर रही हैं। तो आपको पता है अपवर्तन कोण जो बनता है अभिलंब और किरण के बीच में बनता है। यहाँ पे अभिलंब और किरण दोनों संपाती हो गए, यानी कि बिल्कुल एक ही पर है। तो इसका मतलब यानी कि इसमें कोण नहीं बन रहा है, कोण क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। नहीं तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर जो है ना 90 डिग्री मान लेते हैं। कितना मानते हैं, कहते हैं अभिलंब का 90 अंश है तो इसका भी 90 अंश होगा। ये गलत बात है। हम लोग यानी कि पृष्ठ सीमा और आपतित किरण के बीच का कोण नहीं लेते हैं। हम लोग कौन सा कोण लेते हैं, अभिलंब और आपतित किरण है उसके बीच का कोण लेते हैं। तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। कोई डिग्री यानी कि कोई मतलब कितने भी डिग्री का अंश नहीं बन, मतलब कितने भी अंश का कोण नहीं बन रहा है, किसी भी अंश का नहीं बन रहा है। तो यहाँ उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 0 अंश। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका काफी बच्चे जो है 90 डिग्री पे ट्रिक करके आ जाते हैं, जो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो बस आज के सेक्शन में इतना ही, इतने ही क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। बाकी के जो है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगले भाग में हम लोग लेकर आएंगे।